गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार आज की कोई भी नई हेडिंग शुरू करने से पहले इनकम मेथड के मैं अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा है बहुत तेजी स्पीड के साथ जल्दी से 5 मिनट में समझाता हूँ आपको। ठीक है ना। इनकम मेथड के अंदर 5 हेडिंग होती है। फर्स्ट, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जिसको हम प्यार से कोई बोलते हैं, है ना। इसके 3 बच्चे होते हैं कोई के। पहला, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यहाँ पे हमें इन 3 हेडिंग में हमें कुछ पॉइंटर्स का ध्यान रखना होता है। जैसे कि कैश वाली हेडिंग में किसका ध्यान रखना होता है? रिम्बर्समेंट का। रिम्बर्समेंट लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। दूसरा, जो नेसेसरी फैसिलिटीज जो जरूरी है किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो अगर हमें अवेल हुई है तो वो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे सीओई में? नहीं काउंट करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में बेटा ये बताओ, जो थर्ड पार्टी का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है, कॉम्पनसेशन कोई दिया है आपको, क्या वो लेके चलते हैं कि नहीं चलते हैं? बिकॉज वो हमारा एम्प्लॉयर नहीं है। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको। अच्छा, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेते हैं क्या? नहीं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज वो ऑलरेडी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में आ चुका है। अगर यहाँ पे भी अगर आप ले लोगे उसे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, और वैसे भी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। हम क्योंकि हेडिंग ही पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयर, योर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉई। ठीक है ना। ई का कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे, योर का कम वो ले रहे हैं कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है। ये पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। उसके बाद आता है रेंट एंड रॉयल्टी। सारे बच्चों को पता है रेंट एक्चुअल रेंट भी लेते हैं और इम्प्यूटेड रेंट भी लेते हैं। वो मैंने प्रिकॉशन जब पढ़ाए थे वैल्यू एडिट के, वहां पे भी बोला था, और ये भी बोला था कि फिर वहां पे बताऊंगा, तो यहाँ पे भी वो रिपीट हुआ है। ठीक है। साथ में बच्चों क्या भी लेते हैं हम? रॉयल्टी लेते हैं। क्या लेते हैं? रॉयल्टी। ठीक है ना। अच्छा, जो रॉयल्टी है, रॉयल्टी में ऐसा कोई इम्प्यूटेड वगैरह कोई चक्कर नहीं है, वो सिंपल देगा रॉयल्टी, वो एक्चुअली लेने वाले अपन लोग। ठीक है ना। तो इसमें इन बातों का ध्यान रखना है। फिर आते हैं, बात करते हैं किसकी? इंटरेस्ट की। किसकी बात करते हैं? इंटरेस्ट में हम एक्चुअल इंटरेस्ट भी लेते हैं और इम्प्यूटेड इंटरेस्ट भी लेते हैं। बशर्ते ध्यान रहे कि जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो प्रोडक्टिव पर्पस में, वो जो कैपिटल यूज हुई होगी ना, वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए होनी चाहिए, ना कि कंजप्शन पर्पस के लिए। ठीक है ना। फिर हमने उसमें देखा था कि जो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट होता है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, वो हम काउंट नहीं करते, वो मैंने आपको बताया था। दूसरा, एक फर्म ने अगर दूसरी फर्म को इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी नहीं लेंगे आप। बस उसकी एक ही बार काउंटिंग होगी, ऐसा नहीं कि इधर भी ले लोगे से, बिकॉज उसका तो वो क्या है? खर्चा है। इंटरेस्ट रिसीव को ध्यान रखना है, ना कि इंटरेस्ट पेड को। कितना पढ़ाया था मैंने आपको? देख लो, ये सारी चीजें यही चल रही है। लास्ट ये बताया था मैंने आपको। ठीक है। आज आ जाते हैं नई हेडिंग पे, जिसका नाम है प्रॉफिट। देखो, सैलरी से जो हमें पैसा मिला है वो हम काउंट कर चुके हैं। रेंट और रॉयल्टी से जो पैसा हमें मिला है वो हम काउंट कर चुके हैं। लोन के लिए जो हम पैसा देते हैं उस पे जो इंटरेस्ट आता है वो इनकम हम काउंट कर चुके हैं। अब और एक मेजर हेड जहां से हमें पैसा कमाने मिलता है, सबसे मेजर हेड यही है, प्रॉफिट। धंधा करने से क्या आता है? प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। और लास्ट अब जितने भी बच जाएंगे फिर उसके बाद, प्रॉफिट के बाद, उनको सबको एक ही हेडिंग में फेल देंगे। नाम तो सुना ही होगा, मिक्स्ड इनकम। ठीक है। प्रॉफिट। अच्छा, पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था जब शुरू किया था ये मेथड। जो अपन लोग प्रॉफिट कमाते हैं उस प्रॉफिट में से ही क्या देना होता है अपने को? टैक्स देना होता है। क्या देना होता है? क्योंकि प्रॉफिट पे तो टैक्स लगता है। भाई कोई कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाए और उसमें फ्लैट 30% क्या लग रहा है? कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है। तो जो 1 लाख कमाए उसमें से ही तो क्या देगी? वो टैक्स देगी, कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स। और सारे बच्चों को पता है कॉर्पोरेट टैक्स कैसा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है, जो इनकम पे कमाया गया है। ठीक है ना। तो 1 लाख हमने कमाए, 1 लाख क्या है? पीबीटी है। क्या है? पीबीटी बोले तो, पीबीटी बोले तो, पीबीटी बोले तो जल्दी बोलो। नालायक हो, कर दी ना बेइज्जती। वेरी गुड।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से अभी टैक्स नहीं दिया, या इसे ईबीटी भी बोल सकते हो, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है ना। अब ये जो प्रॉफिट है, जो पीबीटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसमें से अपन लोग क्या देंगे, टैक्स देंगे। क्या देंगे, टैक्स देंगे। और टैक्स देके जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, ईएटी। क्या आएगी, ईएटी बोले तो अर्निंग आफ्टर टैक्स, या पीएटी भी बोल सकते हो इसे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बच्चों ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से आपको कुछ नहीं देना, बाहर वालों को, आउटसाइडर को कुछ नहीं देना। तुम सारे खर्चे भी घटा चुके हो पहले ही, तभी तो पीबीटी आया था। सरकार को टैक्स देना था, वो भी दे चुके हो, से सुन लो, वो भी दे, वो आपने माइनस कर दिया इसमें, तो वो आ गया, पीएटी आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें से अब इसमें से बस एक पेमेंट और बची है आपको। ये जो ईएटी बचा है, इसमें से डिविडेंड और देना है। क्या देना है, अगर इक्विटी वाले है तो इक्विटी वाले को जाएगा डिविडेंड, और अगर प्रेफरेंस वाले भी है तो पहले प्रेफरेंस को जाएगा और फिर इक्विटी को जाएगा। बेटा प्रेफरेंस शेयर होते हैं और इक्विटी शेयर होते हैं, दो टाइप के होते हैं शेयर्स नॉर्मली, जनरली प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर। तो समझ में आता है सबको, मैंने पहले समझाया था आपको। हाँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, उसको बोलते हैं शेयर। ठीक है। अब जो प्रेफरेंस वाले होते हैं तो उन्हें पहले मिलता है, नाम से डिफाइंड है प्रेफरेंस, पहले इज्जत इन्हें मिलेगी। ठीक है ना। अब भारत के अंदर आई थिंक आपने पढ़ भी लिया होगा अकाउंटेंसी में, अगर आप रिडम्पशन पढ़ते हो प्रेफरेंस शेयर का, ये हट चुका वो चैप्टर, अभी हट चुका। अभी हम इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं कर सकते। अपन लोगों को अगर हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो उन्हें 20 साल के अंदर अंदर उनका रिडम्पशन हमें करना ही होगा। 20 साल से ज्यादा वाली लाइफ के लिए हम प्रेफरेंस शेयर भारत में इशू नहीं कर सकते। और पहली बात तो रियलिटी में तो मैं आपको ये बताऊं कि भारत के अंदर आज के दिन पे प्रेफरेंस शेयर इशू होते ही नहीं है, और उनका ट्रीटमेंट भी चेंज हो चुका है। अगर होते भी है, पहली बात तो होते नहीं है, अगर वो होते भी है तो उनका ट्रीटमेंट चेंज हो चुका है। उनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर मानते ही नहीं है। खासकर जो बड़ी कंपनीज है, जो लिस्टेड कंपनीज है, वो मानती नहीं, उन्हें प्रेफरेंस शेयर मानती नहीं है, उन्हें लाइबिलिटी ही मानती है। क्या मानती है, क्योंकि वो हमें पे ही करना है। वो अब बहुत मैं डिटेल में निकल जाऊंगा उसमें, कि उसमें कई बार ऐसा होता है कि दो कंपोनेंट भी होते हैं उसमें, मतलब है प्रेफरेंस शेयर, लेकिन उनमें दो कंपोनेंट निकालने होते हैं अपने को। मेरे यहाँ से कोई मतलब नहीं है उसका, अदरवाइज बता रहा हूँ आपको। एक लाइबिलिटी कंपोनेंट अलग निकालते हैं और इक्विटी कंपोनेंट अलग निकालते हैं उसमें, तब देन उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम अकाउंटिंग करते हैं। खैर वो एक अलग बात है। फिलहाल बेटा हमने ऊपर से लेके चलता हूँ वापस से, कुछ बच्चों को शायद समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीद के लेके आया और मैंने उसे मोटे मोटे तौर पे 180 रुपए का बेचा। कितने का बेचा, 80 का। सारे बच्चे समझना, 80 का ग्रोस प्रॉफिट आया। क्या आया, ग्रोस प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है। अब केवल ऐसे तो है नहीं, बाहर से देख के मत बोलना अरे भाई नमन भैया तो मजे ले रहे हैं, 80 रुपए कमा रहे हैं। बेटा अंदर का दर्द भी तो सुनोगे, अभी खर्चे भी तो करने होते हैं ये 80 को कमाने के लिए। बाकी ठीक है ना, आपका रेंट है, बाकी सारी चीजें है, सैलरीज है, डेली के खर्चे है, प्रिंटिंग के खर्चे है, आपके एडवर्टीजमेंट होगी, स्टेशनरी हो गई, बहुत सारे खर्चे हैं। तो बहुत सारे खर्चे हैं। ठीक है ना। तो समझा क्या आपको, वो खर्चे माइनस करके क्या आता है बच्चों, पीबीटी आता है। क्या आता है, जिसको आप नेट प्रॉफिट बोलते हो ना नॉर्मल लैंग्वेज में, उसे टेक्निकली फाइनेंस की लैंग्वेज में पीबीटी बोलते हैं या ईबीटी बोलते हैं, जिसको मैंने अभी बताया। नमन भैया रिपीट कर रहे हो। बेटा इस बार जो मैं बता रहा हूँ को थोड़ा ऊपर से चालू किया मैंने, ताकि आपको ये भी पता पड़े कि कहीं आप जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है जीपी ना मान लो। क्या ना मान लो, ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट मोटे मोटे तौर पे आता है, जैसे वो 80 का प्रॉफिट आया मेरे को, लेकिन अब उसमें खर्चे घटे 30 रुपए के। कितने खर्चे घटे, 30 रुपए के। ठीक है ना। तो मेरे को जो पीबीटी बचा है, ईबीटी बचा है, वो 50 का बचा। अब देखो ये ऐसा प्रॉफिट है जो बाहर वालों को किसी को नहीं देना, बस इसमें से एक पेमेंट करनी है मेरे को, किसकी, टैक्स की। किसकी पेमेंट करनी है, टैक्स। मान लिया मैंने वो 50 रुपए का 30%, 15 रुपए क्या दे दिया मैंने, टैक्स दे दिया। मेरे पास कितने बचे, ईएटी कितना बचा, 35। 35 में से अब मेरे को क्या देना है, डिविडेंड देना है। क्या देना है,
डिविडेंड देना है। तो लेट सपोज मैंने 35 में से 15 का क्या दे दिया, अगेन डिविडेंड दे दिया, तो बाकी बचे हुए 20 क्या हो गई, रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या हो गई, प्रॉफिट नहीं हुआ, रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट तो सारा 50 का था, नालायक, क्योंकि जो ईबीटी था ना, ईबीटी, उसमें से टैक्स दिया, उसमें से डिविडेंड दिया, और उसी में से क्या रोक के रख लिया, रिटेन। हमने ना ये जो प्रॉफिट बोल रहा है ना यहाँ पे, ये प्रॉफिट जीपी को नहीं बोल रहा, ये ईबीटी को, ये पीबीटी को बोल रहा है, जिसको आप नेट प्रॉफिट बोलते हो। इसी में से ही अपन लोगों को टैक्स देना है, इसी में से ही अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, और बचा के रखना है फ्यूचर के लिए, रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रॉफिट के बच्चों 3 बच्चे होते हैं, देख पा रहे होंगे आप नीचे लिखे हुए भी यहाँ पे, कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा डिविडेंड, तीसरा रिटेन्ड अर्निंग। नमन भैया ये प्रॉफिट को आपने जीपी क्यों नहीं माना? जीपी मान लो ना बेटा, कैसे जीपी मान ले, है ना, हमें प्रॉफिट लेना है, वो कहने के लिए प्रॉफिट है, लेकिन वो ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से भी आउटसाइडर को हमें क्या करने हैं, खर्चे पे करने हैं। तो फिर ऐसा प्रॉफिट लो ना जिसमें से आप आउटसाइडर के सबके खर्चे पे कर चुके हो। बस अब तो एक ही दामाद है, एक ही दामाद है जिसको ऐसा जाते हुए पैसा देने हैं, वो कटोरा लेके वो मानेगा नहीं 30%, ठीक है ना, सरकारी दामाद, ठीक है, तो इसको तो पैसा देना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर अपने अपने वाले बचेंगे कौन, शेयर होल्डर, उनको मन आएगा हमारा जनरल, हाँ वो जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा, एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है ना। अगर लोग बोलेंगे कि हमें डिविडेंड मिलना चाहिए तो देंगे, अदरवाइज सारा रोक के रख लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों कहने का मतलब ये है, इस कहानी का इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हाँ शिक्षा ये मिलती है कि प्रॉफिट के 3 बच्चे होते हैं। शिक्षा वैसे तो ये है, बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन प्रॉफिट के कितने बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। कौन कौन? कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है ना। अच्छा, एक कॉर्पोरेट टैक्स है, ख्याल रहे बच्चे, जब हम किसका यूसेज करते हैं, जब हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं, है ना, और वो जीडीपी एट एमपी निकालने के बाद एडजस्टमेंट करते हैं, वो कौन से वाली एडजस्टमेंट, फैक्टर कॉस्ट की और मार्केट प्राइस की, वहां पे हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन का यूज करते हैं। समझ आ रही है ना, वहां पे डीटी का कोई काम नहीं है। लेकिन जब हम इनकम मेथड से क्या करते हैं, इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे आईडीटी का कोई काम नहीं है, यहाँ पे डीटी का काम है, और डीटी में भी केवल कौन सा, कॉर्पोरेट टैक्स। समझ में आ रही है बात? बिकॉज आईडीटी का नाम भैया क्यों काम नहीं है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं करेंगे बाद में बेटा। यहाँ पे जो आता है ना, ये 5 हेडिंग को जोड़ करके सीधा क्या आती है, डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम किस पे रहेगी, सारे बच्चों को पता है, फैक्टर कॉस्ट पे रहेगी। जब ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट पे, तो बाद में भी हमें इसका कोई एडजस्टमेंट करना नहीं है, बस हमें एक एडजस्टमेंट करना होता है एनएफआईए का, वो एड ऑन करके अपन लोग क्या निकाल लेते हैं, नेशनल इनकम निकाल लेते हैं। तो कुल मिलाकर के वैल्यू एडेड में आप ऐसा बोल सकते हो कि वहां पे अगर टैक्सेशन काम में आया तो आईडीटी वाला आएगा, लेकिन इनकम मेथड में टैक्सेशन काम में आएगा तो डीटी आएगा, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स। और वो किसके बच्चे के तौर पे आएगा, प्रॉफिट के बच्चे के तौर पे आएगा। प्रॉफिट के 3 बच्चे, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। पढ़ाऊं क्या टैक्स इसका? देखो, कह रहा है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड टू द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रॉफिट क्या है, ये रिवॉर्ड है। क्या है, रिवॉर्ड है। किसका रिवॉर्ड है? हाँ, जो एंटरप्रेन्योर को मिलेगा, क्योंकि उसने प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। भाई अगर वो इतना सारा धंधा मैनेज कर रहा है, लोगों को, लेबर को मैनेज कर रहा है, अपना दिमाग घला रहा है, पूरी सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, तो इस मेहनत का क्या उसे रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, फल नहीं मिलना चाहिए? वो फल किस तौर पे मिलता है, प्रॉफिट के तौर पे। किसके तौर पे मिलता है? तो प्रॉफिट वो रिवॉर्ड होता है जो एक बिजनेस ओनर को मिलता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है गुड्स को डिलीवर करने में, प्रोडक्शन से लेकर के उनकी डिलीवरी तक, ठीक है ना। इट इज अ रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल क्या होता है, बचा कुचा, जो बाद में बचा है। प्रॉफिट बचा वही तो होता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये तो बोल रहा था, सब कुछ नहीं, खुरचन नहीं है, ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि खुरचन ही बचती है, अच्छा खासा भी बचता है, कभी कभी खुरचन भी बचती है, कभी कभी घर से भी देना पड़ता है। हाँ, तो कह रहे हैं कि सुनो, इट इज अ रेजिडुअल इनकम। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि सबको देने दुआने के बाद जो बचता है वही तो प्रॉफिट है, उसी को इसने इंग्लिश में बोला है, इट इज अ रेजिडुअल इनकम। ये कौन सी इनकम होती है, जो बची हुई इनकम होती है, दैट एन एंटरप्रेन्योर अर्न्स आफ्टर पेइंग ऑल द अदर
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सबको देने के बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को सबको उनकी पेमेंट करने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन, लैंड जिससे हमने लिए लैंडलॉर्ड से, उसको रेंट देने के बाद, लेबर को वेजेस देने के बाद, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करने के बाद, है ना, एट लास्ट जो हमें बचता है वो क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। ठीक है ना, यस और नो। आगे, द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म हैज 3 एलिमेंट, प्रॉफिट के कितने बच्चे होते हैं, सुनो अभी वो क्वेश्चन में मैं वापस से एक थोड़ा ना आपको डिटेल एक क्वेश्चन की कुछ यहाँ पे हेड्स देने की कोशिश करता हूँ, और अब मेरे को बताना, उसने दिया वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट। मैं आपको पूछना चाहता हूँ आप इनमें से किस किस को लोगे, एक तो इन्हें तीनों को छोड़ देंगे, किसको, सीटी को और डी को और आर ई को, इसको छोड़ देंगे, किसको लेंगे, प्रॉफिट को। क्यों लेंगे प्रॉफिट को, जब उसने पूरा प्रॉफिट बता दिया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन में तो प्रॉफिट ही आता है, तो हम उसे लेंगे ना, इन्हें छोड़ देंगे। अच्छा ऊपर और भी तो बताया था मैंने आपको, उधर क्या लेंगे, कोई को लेंगे, किसको लेंगे, बाकी वो जो तीन है हेडिंग उनको स्किप कर देंगे। क्यों कर देंगे स्किप, उन्हीं का तो टोटल वो कोई आता है ना, समझ में आ रही है बात। चलो, कॉर्पोरेट टैक्स देखो, इट इज द डायरेक्ट टैक्स, ये कौन सा टैक्स होता है, पेड बाय एन एंटरप्राइज, जो कौन पे करता है, एंटरप्राइज पे करता है टू द गवर्नमेंट, किसको पे करता है, ऑन द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय इट, जो उन्होंने क्या कमाया है, टोटल प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स, इसे क्या भी बोलते हैं, या बिजनेस टैक्स भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो चलन में है वो वर्ड ये है, सीटी, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट किया है मैंने, पहले भी पढ़ा है आपको डिविडेंड। चलो तो आगे जी बताओ डिविडेंड क्या होता है। वो डिविडेंड होता है जो शेयर होल्डर को मिलता है। अच्छा, मैं इसको वापस से अगेन वो उसी ढंग से बोलूं जो मैंने पहले बोला था, आपने भी बिल्कुल सही समझाया। मेरे एंगल से देखो, मान लिया अगर मैं बिजनेस एंटरप्राइज हूँ, आपने शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, मैं मेरे एंगल से बताता हूँ। ठीक है ना, प्रॉफिट का वो पार्ट, प्रॉफिट का वो पार्ट जो हमने अपने शेयर होल्डर्स में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। देखो, डिविडेंड नहीं, हाँ बाद में डी है, नॉट टी। ठीक है, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का वो पार्ट है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, विच इज, बोलो यार, बोल दो, थोड़ा हेल्प कर दो, थोड़ा कोऑपरेट कर दो। ये प्रॉफिट का वो पार्ट है जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द रेशियो ऑफ देयर शेयर होल्डिंग। ये नहीं समझ में आया मेरे को, जिसके पास एक शेयर है उसे एक शेयर के हिस्से का क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जिसे डीपीएस बोलते, क्या बोलते हैं, डिविडेंड पर शेयर, है ना। जिसके पास 10 शेयर है, जिसके पास 10 लाख है, ऐसा तो नहीं होगा कि जिसके पास एक शेयर है, जिसके पास 10 लाख शेयर है, सबको डिविडेंड एक सा मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, फिर तो सब एक एक शेयर लेके घूमेंगे। समझ में आ रही ना बात। चलो आगे, इट मस्ट बी नोटेड दैट, सॉरी, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझता ये क्या लिखा है इसकी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, क्यों होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने से, ये प्रॉफिट का वही तो हिस्सा है जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट, इट मस्ट बी नोटेड दैट डिविडेंड पेड बाय वन फार्म टू अनदर इज नॉट इंक्लूडेड as it is already included in the profit of the firm which pays it। मुझे समझा दो ये, हाँ जी, एक फार्म ने, देखो चलो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड स्टोरी बताऊं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक बात बताओ बेटा, जैसे ये त्यागी जी, एक बार इधर आ जाओगे आप, हाँ जी, ये देखो, एक हमारी फार्म है, इधर आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे हाँ जी, एक हमारी फार्म है, ठीक है ना, आप लोग हो शेयर होल्डर, कौन हो, शेयर होल्डर, ठीक है ना। आपने हमारी कंपनी के क्या किए, शेयर परचेज किए, किए कि नहीं किए, सारे बच्चे बोलो,
हाँ बोलो। बेटा बहुत फायदा होगा इन फ्यूचर, ठीक है ना। आज हम स्ट्रगलिंग फेज में है, लेकिन एक टाइम पे रुतबा होगा। तो अभी बोल दो, हमारी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो क्या नहीं खरीद रहे हो? बोलो, खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो? बिल्कुल, सारे बच्चे हमारी कंपनी के कौन है? शेयर होल्डर। समझ में आती है बात आपको? अच्छा, अब ध्यान से सुनो, ये भी एक क्या है? फर्म है। ऐसा जरूरी कोई ना है, सुनो, ऐसा जरूरी कोई ना है कि इंडिविजुअल ही, मैं आपको अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको साथ में, ऐसा जरूरी नहीं होता कि केवल शेयर होल्डर इंडिविजुअल इंसान ही होंगे। मतलब जो नेचुरल पर्सन है, जरूरी मतलब ऐसा नहीं कि वो ही नेचुरल पर्सन ही कौन होंगे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कोई कौन भी हो सकती है। हाँ, कोई फर्म भी हो सकती है। कोई कौन भी हो सकती है? फर्म भी हो सकती है। ये मतलब फर्म इन द सेंस कि इनकी भी कंपनी है, तो इन्होंने क्या करके रखा, इन्होंने भी अपनी अपने नाम पे नहीं, अपनी कंपनी के नाम पे इन्होंने हमारी कंपनी के क्या की है, इनकी बैलेंस शीट में क्या पड़ा होगा। ऐसे इन्होंने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे, मैंने पहले भी समझा आपको गवर्नमेंट बजट में। इनकी बैलेंस शीट में क्या पड़ा होगा? इन्वेस्टमेंट इन नमन जैन क्लासेस प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड तो छोड़ दो, जान दो, वो पब्लिक ही है, तभी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। वो मैंने ऐसे क्यों बोला, वो सारे बच्चों को समझता नहीं, समझता जान दो, ठीक है ना। नमन जैन क्लासेस लिमिटेड, ठीक है ना। ऐसा एनजेसी लिमिटेड में इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट करके रखा। तो इनकी बैलेंस शीट में असेट साइड में ऐसा लिखा होगा ना, इन्वेस्टमेंट इन एनजेसी लिमिटेड। से और नो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, वो डिविडेंड किसको भी तो मिल सकता है। अभी हम डिविडेंड पे करेंगे, आपको भी पे करेंगे और इन्हें भी पे करेंगे। बेटा ये कौन सा मेथड है? इनकम मेथड है। क्यों त्यागी जी? अरे रुको ना, अभी तुम तो भाग रहे हो। ये कौन सा मेथड है? इनकम मेथड है, ठीक है ना। आपको डिविडेंड मिलेगा, तो आप तो उसे अपनी क्या मान के चलोगे? इनकम मान के चलोगे, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, आप आपकी इनकम मान लेना, लेकिन हम जो नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट करेंगे, वो मैं मेरे एंड पे क्या कर लूंगा, काउंट कर लूंगा। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे ही समझो, जो डिविडेंड मैंने आपको दिया, क्योंकि इन्होंने शेयर्स खरीद के रखे हैं, तो इन्हें भी तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा ना। तो आप एक अभी ये बोले कि मेरे को डिविडेंड मिला है, क्या मिला है? डिविडेंड मिला है। मैं अपने एंड पे भी काउंट कर लूं डिविडेंड को, और ये भी अपने एंड पे डिविडेंड को काउंट कर ले, तो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी? सेम एज जैसे आप, अगर आप भी काउंट कर लो और मैं भी काउंट कर लूं, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि मैंने मेरे एंड पे काउंट कर लिया डिविडेंड को, क्योंकि वो मेरे प्रॉफिट का हिस्सा है ना। बात समझ में आ रही है? तो इनको जो डिविडेंड मिला ना, ये उसे नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने कंसिडर कर लिया। अगर ये भी ऐसा बोलेंगे कि हमें डिविडेंड मिला है और ये हमारी इनकम है, ये भी काउंट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी? डबल डबल काउंटिंग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे वाली साइड से भी मैंने बोला ना कि मैं ही काउंट करूंगा अपने एंड पे, तो तुम्हारे एंड पे भी क्या नहीं होगा, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, अगर मैंने मेरे एंड पे काउंट कर लिया। और जो मैंने इंडिविजुअल्स को, ध्यान से सुनो, अगर जो मैंने इंडिविजुअल्स को जो डिविडेंड पे किया, अगर मैंने अपने एंड पे काउंट नहीं किया, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज अपने को यहाँ पे वो प्रॉफिट बनाना है, तो प्रॉफिट में वो डिविडेंड जोड़ने पड़ेगा। और अगर एक बार के लिए मान लो, अगर मैंने काउंट नहीं किया अपने एंड पे, जो तुम्हें पे किया है, तो फिर वो तुम्हारी इनकम मानी जाएगी। समझ में आ रही ना? हाँ बोलो ना। वैसा ऐसे कौन करता है? कोई तो करता है, नहीं? कौन? भागा? ये करता है, कुछ नहीं। चलो आगे, पहले करके दिखा एक बार, तब बताऊंगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, आज मूड में नहीं है तू। चलो सुनो, बाद में बात करके जाना। इट मस्ट बी नोटेड दैट, इट मस्ट बी, सुनो सुनो सुनो, मैंने कुछ बोला? इट मस्ट बी नोटेड दैट डिविडेंड, हाँ मैं बोल रहा हूँ, इट मस्ट बी नोटेड दैट डिविडेंड पेड बाय वन फर्म टू अनदर is not included, as it is already included in the profit of firm which pays it। तुम्हें समझ में आती है बात? अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग। क्या है रिटेन्ड अर्निंग? क्या होती है? जैन सब कह रहे हैं भैया ये तो मैं ही बताऊंगा, ये किसी और, ये किसी के और के हिस्से में नहीं जानी चाहिए रिटेन्ड अर्निंग, ये तो मैं ही बताऊंगा। ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो रिजर्व की तरह रखा जाता है। वेरी गुड, ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो हमने रिजर्व के तौर पे रख लिया। देखो, आज रिजर्व के तौर पे क्यों रख रहे हैं? कल चल के अगर कोई कंटिजेंसी लग गई, त्यागी जी, अगर कल चल के कोई कंटिजेंसी लग गई, आप मुझे बताओ, नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताओ, क्या दूसरों से भीख मांगने जाए हम?
आज हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, उसे रोक के रख लो, तो कल चल के दूसरों से भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी, हमें दे दो प्लीज, हमें दे दो, ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी। जब आज हमारे पास बच रहा है, अरे हमने डिविडेंड दे के भी इतना पैसा बनाया, इतना पैसा बनाया आज के दिन पे कि डिविडेंड दे के भी इतना पैसा बच रहा है, ठीक है ना। तो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करनी होगी हमें, तो उसके लिए आज ही रोक के रख ले रहे हैं हम, या डिविडेंड कम दे दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर को, हमने समझा दिया कि भाई आज डिविडेंड कम ले लो। तुम बोलोगे, अब ऐसा मैंने पहले भी इसका जवाब दिया, हालांकि तुम ऐसा मत बोलना कि भैया वो कैसे मानेंगे, कि वो तो बोलेंगे कि हमें दो सारा पैसा। बेटा जो रिटेन्ड अर्निंग होती है ना, वो भी किसकी होती है, शेयर होल्डर की होती है। उनके ऊपर हक किसका होता है, रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर हक किसका होता है, शेयर होल्डर का। मुझे हक है, मतलब अगर तुम शेयर होल्डर हो तो तुम्हें हक है किसके ऊपर, पूरा पूरा हक है किसके ऊपर, ए मेरे ऊपर। तेरी गलत फहमी दूर कर दूंगा, ठीक है ना। रिटेन्ड अर्निंग के ऊपर, किसके ऊपर, मेरे ऊपर पूरा हक है। सुनो, रिटेन्ड अर्निंग इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। ये बच्चे भी बोलते हैं भैया एक बार तो इसकी गलतफहमी दूर कर ही दो तुम। जो रोशनी ज्यादा ही हो जा। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है, ए ज्यादा मत बुलवाओ, सुनो अभी सुन लो, वैसे ही बोला नहीं जा रहा है। इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व, जिसको हम रिजर्व के तौर पे रखते हैं, टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज। खुशी, कंटिजेंसीज का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, कोई भी फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाए जिसका हमारे ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़े, तो उस चीज को फेस करने के लिए, कल चल के लेट सपोज हमारा कोई एम्प्लॉय पैसे लेके भाग गया, गल्ला चुरा के भाग गया, बताना क्या बोलते हैं टेक्निकली से इंग्लिश में, गल्ला उठा के ले गया एम्प्लॉय हमारा। ओ गल्ला चोरी, गल्ला चोर, अरे गल्ला मतलब ऐसे नहीं वो पूरा काउंटर उठा के ले गया, गल्ले से मतलब वो कैश उसमें से उधर ड्रॉर में से निकाल के ले गया। बता रखा है आपको, बहुत पहले बताया था। एक ही तो है वो वर्ड, मैं कैसे बताता हूँ, फिर तो याद ही आ जाएगा, मैं ही बताऊँ, फिर तो सारा श्रेय तुझे क्यों जाए, मुझे भी तो जाना चाहिए थोड़ा बहुत। हाँ हाँ वो कुछ वेरी गुड, कैश एम्बेजलमेंट, ठीक है। मान लिया, लेट सपोज इन फ्यूचर, मैं तो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी कंटिजेंसी हो सकती है, लॉस किसी भी वजह से हो सकता है, हमारे डेटर ने बैड डेट्स कर दिए, क्या कर दिए, ऐसा नहीं दे रहा हूँ हमारा, तो हमारे को क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो उस टाइम पे हमें कोई तो संभालने वाला चाहिए ना, तो बेटा अपना ही पैसा काम में आएगा, मतलब रिटेन्ड अर्निंग काम में आएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जिसको रिजर्व के तौर पे रखा जाता है, टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज और फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। अरे बेटा रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट तो मम्मी से जाके पूछो, मम्मी से अच्छा रिटेन्ड अर्निंग का कॉन्सेप्ट कोई नहीं समझा सकता, है ना। बोले कि कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, तुम करा दो एक बार नोटबंदी करा दो। ठीक है ना। और वैसे एक बात बताऊं, ये कॉन्सेप्ट सही भी है, जब कहीं से कोई ऐसा नहीं होता ना कि कहीं से पैसा नहीं आने वाला है, जब मम्मी को ही लगता है कि हाँ भाई ये हमारे पतिदेव बहुत किस में है, बहुत लॉस में है, दिक्कत में है ना, तो फिर वो जो अपनी गुल्लक होती है ना, जो मम्मी वो जो सीक्रेट होती है, जो रिटेंडर नहीं वो तब उसमें पूरा, ए काला धन चल दूर, नालायक, काला धन। कभी इसके बारे में वैसा सुधा मूर्ति भी बोलती है ना, तो सुधा मूर्ति की वो एक स्पीच सुनना, कि इन्फोसिस आज जो इतनी बड़ी कंपनी है वो कैसे चालू हुई थी, सुधा मूर्ति ने अपने पैसे दिए अपने पति देव को, ठीक है ना, नारायण मूर्ति को, तो जाके आज इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी बनी। तो ऐसा वो भारत में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, हमारी मम्मी से जाके पूछो, मतलब सब लोगों की मम्मी से जाके पूछो, वो मैनेज करती है रिटेन अर्निंग को, पता नहीं होता उसका किसी को, ठीक है। खैर सुनो ना आगे, इट इज ऑल्सो नोन एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मलिक साहब बोल रहे भैया आज तो रहने दो, किसी से ना पूछो, बस मेरे से पूछ लो ये तो, हाँ। अरे मैं तो आया नहीं भाई, शुरू में ही बताया था, वैसे भी नहीं आया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आज ही बता दे, आज ही बताया ना, इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं ना।
बांट नहीं सकते, नहीं ऐसा उकसाओ मत, बांट नहीं सकते, सारा बांट देंगे। अभी हाँ जी, क्योंकि इसे बांटा नहीं है हमने, रोक के रख लिया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रोक के रख लिया, तो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। नेक्स्ट है, इसे सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा क्वेश्चन में आपको देखने मिलेगा आगे चल करके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ऐसे मेरे को पूछना मत ये क्या है। सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर बोले तो रिटेन्ड अर्निंग, नाम से डिफाइंड है सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, जो सेव करके रखा है। अब फालतू का नाम है, फालतू का कुछ नहीं है, मतलब अकाउंटिंग नाम है, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या भी वो बोलते इसको, रिजर्व। सरप्लस क्या होता है? एक्स्ट्रा, जो रिजर्व, जो हमने एक्स्ट्रा रिजर्व करके रखा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में। इन शॉर्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट बोलो, भारत माता की। ये देखो, इधर देखो, ये जो अलाइड एक्टिविटीज चल रही है, नमस्ते, ये जो अलाइड एक्टिविटीज चल रही है, एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज, ये दीदी को देखो। ओए चुप नालायक, पैसे ज्यादा लगेंगे नालायक। अभी छोटे छोटे वेंडर होते हैं, कौन होते हैं? छोटे छोटे वेंडर होते हैं, ठीक है ना। जो मेजर मेजर जहां से पैसा आता है, उनके तो हमने सेपरेट सेपरेट हेडिंग बनाई। जहाँ पे छोटा 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 पिद्दी 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 पैसा जनरेट होता है, उन सबको उठा करके हमने मिक्स्ड इनकम में डाल दिया। बोलो भारत माता की। देखो, इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर। जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो इनकम जनरेट करते हैं, उनकी इनकम इसमें आती है, लाइक फार्मर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा, एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस। वही मैंने बोला, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। देखो, जो ऑर्गेनाइज होता है उनका डेटा तो पता ही चल जाता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज होता है, उनके मोटे मोटे तौर पर हम यहाँ पे सारी इनकम डाल देते हैं। लाइक रिटेल ट्रेडर्स हो गए, स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, हॉकर्स हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, है ना। आपने क्रॉसिंग वगैरह पे देखा होगा, है ना, जो वो होती है रेड लाइट होती है, उस पे आपने बहुत सारे वेंडर देखे होंगे, या आप उसमें पढ़ते हो ना, कार्ट वेंडर होते हैं, 11th में पढ़ते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। अरे जो ऐसे आते हैं, वो जो अजीबो अजीबो गरीब टाइप की आवाज निकालते हैं। निकाल के दिखा, दुपट्टा दुपट्टा ले लो। नहीं, दुपट्टे की आवाज निकाल के दिखाना, ऐसा दुपट्टा ले लो। मतलब वो आम जिंदगी में बिल्कुल सही बोलते होगे, लेकिन पता नहीं बेचने के लिए। It is the term used for an income that has element of more than one type of factor income. ये एक ऐसी टर्म है, मिक्स्ड इनकम एक ऐसी टर्म है जो यूज की जाती है फॉर एनी इनकम, कोई भी इनकम के लिए। ये चुप हो जा, हंसी मत दिला। दैट हैज एलिमेंट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम, जिसमें एक से ज्यादा टाइप की क्या होती है, ए फ्री की इनकम नहीं होती, कभी सोचो फोकट की इनकम होती है, होती कमाई गई भाई, वो भी मेहनत करते हैं। ओए देख, अभी तू बोल के दिखाया था ना, इसमें मेहनत लगती है कि नहीं लगती है? फिर मैं तो बोल के नहीं दिखा था, मेरा गला खराब हो रहा, तू बोल के दिखाएगा एक बार, फिर वापस दुपट्टे से अलग कुछ और बेच के दिखाएगा। चल बेच के दिखा, मूंगफली बेच के दिखा ना, जैसे वो। चल 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 चल, उसकी फीस ली मैंने, जमा कराओ पहले, 500 रुपए जमा कराओ, जब बेच के दिखाओगे। नालायक, चलो चलो, ए चल जा, आगे सुन। ये एक ऐसी टर्म है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, 500 500 इकट्ठे करके करा दो जमा। इट इज अ टर्म यूज फॉर एनी इनकम। ये जो टर्म है, ये यूज की जाती है कोई भी इनकम के लिए दैट हैज एलिमेंट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फैक्टर इनकम। इसमें एक से ज्यादा टाइप की क्या होती है, फैक्टर इनकम होती है। अब देखो, ये दीदी पैसा कमाती है, ठीक है ना। क्या कह रहे? वो जो पैसा कमाती है, सुनो, इसका पैसा भी हम किधर ही डालेंगे, मिक्स्ड इनकम में। चिंटू, इधर ये पैसा कमाते हैं एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटीज का, ये भी किसमें, मिक्स्ड इनकम में, ठीक है ना। ये देखो, ये कोई तो वेंडर है, ठीक है ना, रोड साइड वेंडर है, ठीक है।
तो क्या है ना, तो इनकी भी इनकम किस में आती है? मिक बेटा ऐसा लाल दुपट्टा मत बोल, तेरा लाल टोपा भेज देगा। मिक्स्ड इनकम अराइजेस फ्रॉम द प्रोडक्टिव सर्विसेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस। जो मिक्स्ड इनकम होती है वो कैसे अराइज होती है? जो प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, कौन प्रोवाइड करते हैं? जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस होते हैं, हुज इनकम इंक्लूड्स, जिनकी इनकम किस तौर पे होती है, कैसे कैसे कमाते हैं? वेजेस के तौर पे, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अब तुम बोलोगे भैया ये तो सारी चीजें ऊपर वाले, अरे बेटा जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उसकी, एंड दीज एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। इनके लिए अब ऐसे क्या इतनी सारी हेडिंग बनाओगे? फिर तो सारी हेडिंग ही बनाते जाओ पूरे देश के अंदर जितना भी लोग। अच्छा तू क्या है? तू रोड साइड वेंडर है, रोड साइड वेंडर में तू क्या करता है? तू वो वेजिटेबल बेचता है, तो उसकी अलग हेडिंग बनाओ। ऐसे तो कहाँ कहाँ तक हेडिंग बनाएंगे आप? तो सबकी इधर कह रहे कि इकट्ठा करके इधर ही एक साथ डाल दी, ठीक है ना? सुनो ना, लास्ट ऐसे भी बोलता है वो क्वेश्चन में, मिक्स्ड इनकम इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम को क्या भी बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम किसकी? सेल्फ एम्प्लॉयड की, ठीक है ना? तो ऐसा भी से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं पता ना? हाँ, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है ना, वो जो इनकम कमाते हैं उसे सब एक हेडिंग में डालते हैं, तो दैट्स व्हाई से बोलते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और बच्चों आगे आप देखो, ना 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 सुन लो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। डोमेस्टिक इनकम निकलती है, सारे बच्चों को पता है क्या निकलती है इससे? डोमेस्टिक इनकम। कितनी हेडिंग को जोड़ करके? 5 हेडिंग को जोड़ करके। आप पहले एंड में देख रहे हो सीओई दिख रहा है आपको, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, उसके 3 बच्चे, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा वैल्यू एडिड को तो भुला चुके होंगे, वैल्यू एडिड को तो भुला चुके होंगे ना, याद है ना? बिल्कुल। चलो रेंट एंड रॉयल्टी हो गया, नेक्स्ट इंटरेस्ट हो गया, फिर प्रॉफिट के 3 बच्चे, सीटी और डिविडेंड और आरई, ठीक है ना? एंड लास्ट मिक्स्ड इनकम। एक मजे की बात बताऊं बेटा, जो ये जो बीच वाली जो 3 हेडिंग होती है ना, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, इन तीनों के साम को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस बोलते हैं। क्या? अब देखो पता नहीं, मुझे प्राइम प्राइम वो किसी की होगी तो तुम ऐसा बोल दो चोरी कर ली, ठीक है ना? हाँ जी, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है इधर, हमें वैसे ही पता पड़ जा रहा है, छोड़ो। विदाउट प्राइम के भी बोलो आप, जल्दी बोलो। पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम, सिंपल। कोई डाउट तो नहीं है? और ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट? ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस, बोलो, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है? चलो, और ये पांचों को जोड़ करके एक बार लास्ट बार बता दो क्या आता है? डोमेस्टिक इनकम की नेशनल इनकम? डोमेस्टिक इनकम बोले तो एनएनपी एट एफसी, ये जीडीपी एट एमपी आता है, वो वैल्यू एडिड में आता है, ठीक है ना? चलो, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। फाइनली लास्ट पढ़ा है हमारा कि नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। बेटा ऊपर क्या मिल गया आपको? एनडीपी एट एफसी मिल गया, एक ही तो एडजस्टमेंट करनी है इसमें, एनएफआई क्या कर दो आप इसमें ऐड कर दो, तो एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। और उसी के साथ ये क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ, नहीं कल का कोई चक्कर नहीं, अभी करके दिखाओ प्लीज। बेटा 9 सवा 9 का स्कूल है आपका? कितने का स्कूल है? 9 का है? तो बस चलो एक क्वेश्चन तो करके जाओ कम से कम। देखो रेंट दिया हुआ है, रॉयल्टी दी हुई है, दोनों ले लेंगे, इंटरेस्ट दिया हुआ है ये भी ले लेंगे, नेक्स्ट सीओई दिया हुआ है ये भी ले, अरे छोड़ना ही क्या है? हाँ, भारत माता की जय, सबको प्लस कर दो बाजू बाजू से ऐसे, है ना? 1 बाय 1 प्रॉपर करना, उसी सीक्वेंस में करना जैसे मैं कराता हूँ, छाट छाट के। सीओई, हाँ 3600 करके दिखाया नहीं, इधर ही इतना नालायक हो, इधर ही कर दिया ऐसा टोटल। चलो एक काम करने का,
21 और 22 आप किससे निकाल के लेके आओगे? हाँ, घर से निकाल के लेके आओगे। वैसे है कुछ नहीं है इनमें बेटा, 5 हेडिंग जितने हो जाए उतने बढ़िया है, ठीक है ना? आप चलो अरे सुनो, जान दो रे, 23 तक करके लेके आना है। कल यहाँ पे अगर डाउट रहेंगे तो एक है कितने भाई, 20वां मैंने यहाँ करा दिया, 21 भाई, तो जिंदगी में तुम्हारे से कुछ मांगा मैंने आज तक, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। ऑन कैमरा